नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीतियां, योजनाएं एवं कार्यक्रम, ये करंट अफेयर्स का विशेषांक है। जो घटना चक्र जो है कि जो मासिक जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, उसी का एक विशेषांक है। इसमें अलग अलग राज्यों की और केंद्र सरकार की जो नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम चला रखा है उन लोगों ने आम जनता के लिए, उनको अलग अलग जो है प्रस्तुत किया गया है विभागवार। इसमें से जो महत्वपूर्ण मैं समझता हूं कि परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं, उनको शुरू से एक एक करके मैं आपके समक्ष वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर रहा हूं। जहां जरूरत समझता हूं वहां उसका स्पष्टीकरण भी देता हूं। तो चलिए मित्रों, इसी क्रम में आज हम आपके समक्ष भारत सरकार द्वारा जारी की गई स्टार्टअप इंडिया, इस योजना को समझने का प्रयास करेंगे। आपने कई बार कई जगहों पर स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इसके बारे में मंत्रियों को, अधिकारियों को कहते हुए सुना होगा। आज हम स्टार्टअप इंडिया जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं ये क्या है स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट। देश के युवाओं को स्वरोजगार, आप समझ सकते हैं कि देश में इस समय बेरोजगारी चरम स्तर पे है, लेकिन सभी लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती है। तो बेहतर है कि कुछ स्वरोजगार किया जाए। तो देश के युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन एवं नव उद्यमों की स्थापना के माध्यम से उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत की गई थी। और यह जो अभियान है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें अब शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी भागीदार बन गए हैं। अब आप इसको समझिएगा, इन दो तीन लाइनों में से क्वेश्चन बन सकता है कि यह अभियान किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो उद्योग एवं आंतरिक विभाग संवर्धन विभाग द्वारा। अब इसमें शिक्षा मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी भागीदार है। ये कब शुरू किया गया था? 16 जनवरी 2016 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्टार्टअप इंडिया अभियान का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना रखा गया है। अगर प्रश्न आता है और कहते हैं कि जो स्टार्टअप इंडिया अभियान है यह शहरों के लिए है, तो बिल्कुल सही है। और अगर ये रूरल क्षेत्र में इसे लागू किया जाएगा तो इसका नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना रखा गया है। ये 3, 4, 5 जो है क्वेश्चन इसमें से बन गए हैं। अब स्टार्टअप इंडिया जो ये योजना शुरू की गई है, उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नवोन्मेष को बढ़ावा देना, अर्थात इनोवेटिवनेस को जो है बढ़ावा देना, कारोबार की शुरुआत हेतु सहायक वातावरण का सृजन करना, देश का आर्थिक विकास करना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, यही जो है इसका उद्देश्य है। आप समझ सकते हैं कि जब इस प्रकार के छोटे छोटे यूनिट शुरू होंगे तो उसमें एक आदमी नहीं चला सकता है, उसमें कुछ न कुछ लोगों को रोजगार अवश्य मिलेगा। राज्य की भूमिका को नीतिगत स्तर पर ही सीमित रखते हुए लाइसेंस राज को खत्म करने, भूमि स्वीकृति, विदेशी निवेश प्रस्ताव, पर्यावरण अनापत्तियों जैसी बाधाओं से मुक्ति प्रदान करना है। स्वाभाविक रूप से आज से कुछ समय पहले तक जब किसी को कोई नया व्यवसाय, बड़ा व्यवसाय शुरू करना होता था तो उसको इतने सारे लाइसेंस, इतने सारे सर्टिफिकेशन और इतने ज़्यादा जो है ये जो फॉर्मेलिटीज़ थी, इसमें उलझ जाते थे कि पहले ही उसका हौसला टूट जाता था जो उद्यमी होता था। तो स्टार्टअप्स के माध्यम से उनको इन सब चीज़ों से छूट प्रदान की गई है। इस योजना के 2 मुख्य लक्ष्य हैं। स्टार्टअप का डिजिटल तकनीकी क्षेत्र से आगे बढ़कर कृषि, विनिर्माण, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि तक विस्तार करना। कहने का तात्पर्य है कि जो डिजिटल क्षेत्र है हमारा, जो टेक क्षेत्र है, उसमें पहले से स्टार्टअप सक्रिय थे,
जिनका काम था वेबसाइट्स बनाना, छोटे छोटे इस तरह की यूनिट्स। आप अगर बंगलौर पुणे की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सी छोटी छोटी कंपनियां ऐसा काम करती हुई दिखाई पड़ेंगी। लेकिन सरकार का उद्देश्य था कि कैसे भी कैसे इस कृषि मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सोशल जो क्षेत्र है, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में भी स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए और उद्यमियों को आगे आने के लिए आकर्षित किया जाए। इसमें टीयर 1 से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की ओर भी फोकस किया जाए, जिससे उप शहरी और ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं। स्वाभाविक रूप से जो स्टार्टअप्स होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि वो टीयर 1 सिटीज को छोड़ के जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज हैं वहां पर अपना प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज वहां पर उपलब्ध कराएं, जहां पर उनको उनके अनुसार जो है उनका ग्राहक मिल सके। अब एक स्टार्टअप जो है, किसको स्टार्टअप कहेंगे? प्रश्न उठता है कि एक कंपनी लगी, उसको स्टार्टअप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो उसके लिए कुछ मापदंड हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। कंपनी का गठन है या रजिस्ट्रेशन जो है वो भारत में हुआ हो, और जो संस्था का पंजीकरण, निगमीकरण वो 10 वर्ष से पूर्व न हुआ हो, और किसी वित्तीय वर्ष में उसका जो कारोबार का जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से अधिक ना हो। अगर 100 करोड़ से अधिक टर्नओवर होगा तो माना जाएगा वो कंपनी स्टार्टअप नहीं है, वो पहले से प्री स्टैब्लिश्ड है, फुल्ली पूरी तरह से व्यवस्थित कंपनी है, उसको कुछ बहुत ज्यादा छूट और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं, सेवाओं, नवप्रवर्तन, विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यीकरण के संबंध में काम कर रही हो। कहने का तात्पर्य है कि कुछ नई बौद्धिक संपदा अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इस सब से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हो, या कुछ इनोवेशन का काम हो, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो, या कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी हो, तभी उसको हम जो है स्टार्टअप मानेंगे। पहले से ही अस्तित्व वाले किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम के संस्था को स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कोई एक बड़ा व्यवसायी है और उसकी कंपनी पहले से ही स्टैब्लिश्ड है और काम कर रही है, उसी ने एक छोटा सा उसका जो यूनिट है वो किसी और नाम से कहीं और चालू कर दिया, उसको स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। अब ये किसी स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए जो भारत सरकार की जो कार्य योजनाएं बनाई गई हैं, वो जहां जहां पर उनको आसानी होगी वहां पर वो मुद्दे हैं कंपनियों का ई पंजीकरण, अर्थात आपको जाकर के वकील और सीए इन सब के चक्कर नहीं काटने की जरूरत है, आप ई पंजीकरण भी कर सकते हैं। स्व प्रमाणन प्रणाली की शुरुआत, आप खुद ही अपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सर्टिफाई करिए, किसी को दिखाने या उसकी जरूरत नहीं है। एक समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से सहयोग और विकास किया जाएगा। प्रथम 3 वर्षों में कोई निरीक्षण, कोई लाइसेंस राज कुछ नहीं होगा। इसमें स्टार्टअप पेटेंट के लिए 80% तक छूट है। कोई अगर स्टार्टअप शुरू होता है और उन्होंने कोई नई R&D कर ली, कोई नया चीज डेवलप कर ली, कोई नई टेक्नोलॉजी का विकास किया, तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें 80% तक छूट मिलेगी। आसान निकास नीति, कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी ने स्टार्टअप शुरू किया और वो उसमें सफल नहीं हो पा रहा है तो आसानी से उसको निकलने का भी अवसर मिलेगा। प्रथम 3 वर्षों तक आयकर में छूट मिलेगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्था है। अटल नवाचार मिशन के तहत 5 लाख स्कूलों में 10 लाख छात्रों पर फोकस करके अभिनव पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये कार्य योजनाएं ये हैं कि जब इन स्कूलों में 5 लाख स्कूलों में 10 लाख छात्रों पर फोकस किया जाएगा और ये जो नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं इनमें कैसे ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए नए पाठ्यक्रम सरकार शुरू कर रही है। स्टार्टअप इंडिया का हब का निर्माण, अर्थात देश में प्रयास किया जाएगा कि बहुत से उद्यमी आगे आए और स्टार्टअप शुरू करें। स्टार्टअप्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की जाएगी, जिससे कि इन स्टार्टअप्स को फाइनेंसिंग दी जा सके। ये उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो इसको पूरी तरह से संचालित कर रहा है द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2016 में 300 और 2024 तक 1,40,803 हो गई है। वर्तमान में स्टार्टअप्स की जो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं उनमें भारत जो है पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर आ चुका है।
अब ये स्टार्टअप्स के बारे में एक विश्लेषण है, इसको समझते हैं। स्टार्टअप योजना का उद्देश्य कार्य योजनाएं भारत को वैश्विक स्तर पर एक स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखती हैं। भारत स्टार्टअप संख्या के आधार पर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा देश हो गया है। पहले नंबर पे चाइना है, नंबर 2 पे यूएसए है और नंबर 3 पे इंडिया है। इस सीरीज को भी याद रखिएगा, कंफ्यूजन होगा कि लोग यूएसए को नंबर 1 बता देंगे। आशा है कि सरकार के सहयोग से निश्चित ही कई उद्यमियों को स्टार्टअप हेतु प्रोत्साहन मिला है और अपने अभिनव विचारों के कार्य रूप में परिणत करके देश में नए नए रोजगार पैदा करने में सक्षम होंगे। पेटेंट रजिस्ट्रेशन शुल्क में जो छूट मिलेगी, अटल नवाचार मिशन से नए उद्यमियों को नए विचारों के निष्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित होने से इसको नव प्रवर्तन की अभिप्रेरणा भी प्राप्त होगी। अगर एक बार आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो प्रोटेक्ट हो गया, आपने कुछ नई चीज बनाई, कोई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया और वो रजिस्टर्ड हो गई, आपको उससे लाभ मिल रहा है, तो लोग नए नए इनोवेशंस की ओर आगे बढ़ेंगे। सरकार इन स्टार्टअप में ऐसे अवसर उपलब्ध करवाए ताकि ये विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना सके। जरूरत है कि सरकार इनको और ज्यादा प्रोत्साहित करे, जिससे कि देश के बाहर निकल के भी जो है ये देश के विकास में भागीदार बन सके। योजना की सफलता भारतीय युवाओं को रोजगार साधक से रोजगार प्रदाता के रूप में स्थापित करेगी, भारत को धीरे धीरे एक बेहतर अर्थव्यवस्था और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगी। जिन अर्थव्यवस्थाओं से हम आने वाले समय में मुकाबला करने की सोचते हैं, जैसे कि चीन है, यूएसए है, तो वो सब हमसे इसीलिए आगे हैं क्योंकि वहां का जो नवयुवक है वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ टेक्निकल स्किल भी सीखता है और आगे चल के अपना नया उद्यम शुरू करता है। और भारत में जो युवा है वो पढ़ाई करता है और पढ़ाई करता है और उसके बाद नौकरी खोजता है। नौकरी मिल जाती है तो उसका जीवन आगे चलता है, और अगर नौकरी नहीं मिल पाती है तो उसे असफल मान के समाज भी अस्वीकार कर देता है। और इसी कारण से हम जो है चाइना और यूएसए जैसे इकोनॉमीज की तरफ देखते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन स्वयं में सुधार नहीं करते हैं। तो मित्रों, ये थी भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया अभियान। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका नाम है दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना। तो चलिए मित्रों, ये भारत सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट नीति है और इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए।